नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस में। आइए मध्यकालीन भारत में भू राजस्व प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। इससे पहले भाग 3 में हमने भू राजस्व आकलन की पद्धतियों के बारे में चर्चा की थी, जैसे आयन दहसाला, नस्क नीति आदि के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के। आइए शुरू करते हैं। मुगल शासकों का हमेशा प्रयास रहा है कि वह अपने क्षेत्र की अधिकतर भूमि को यानी ज़्यादा से ज़्यादा भूमि को जो है कृषि के अंतर्गत ले आएं। तो उसके लिए वो कुछ विधियाँ तरीके अपनाते थे, जानते हैं। आइए देखिए, नई भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए मुगल शासक निम्न तरीके अपनाते थे। पहला तरीका था बनकटी। तो बनकटी क्या है? वनों को साफ कर खेती करने योग्य ज़मीन तैयार की जाती थी, यानी करना। उनको क्या करते थे, ये वनों को और झाड़ियों को साफ कर करके, जंगलों को साफ करके माने वहाँ पर ज़मीन तैयार करते थे खेती के योग्य। दूसरा था जमींदारी प्रदान करना। तो जमींदारी प्रदान करने से भी उनकी जो ज़मीनें थीं उनमें विस्तार होता था। अगला था ऋण प्रदान करना। वो ज़मीनों पर खेती करने के लिए एक ऋण उपलब्ध कराते थे किसानों को, रैयतों को, जो तकाबी ऋण कहलाता था। भू राजस्व से संबंधित तथ्य। मुगल अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था थी, यानी मुगल अर्थव्यवस्था जो थी वो पूरी की पूरी कृषि अर्थव्यवस्था ही थी। पूरे मुगल साम्राज्य का आधार भू राजस्व ही था, यानी कि जो मुगल साम्राज्य इतना विशाल साम्राज्य इन्होंने तैयार किया था, इतना विशाल ढांचा था मुगल साम्राज्य का पूरा भू राजस्व पर आधारित था। चाहे उसकी सैनिक व्यवस्था हो, सैनिकों के वेतन, उसकी आवश्यकताओं, इन सब का पूरा जो आधार था उस भू राजस्व ही था। भू राजस्व कृषि अधिशेष का एक बड़ा हिस्सा था। भू राजस्व देश की निवल आय का 1/10वां हिस्सा हुआ करती थी, यानी होती थी। निवल आय जो थी देश की, उसका 1/10वां भाग जो था भू राजस्व था। भू राजस्व 1/3 से 1/2 के बीच ही लिया जाता था, यानी कि जो भू राजस्व था वह उसका जो वसूली थी वो लगभग 1/3 से लेकर के 1/2 के बीच में हुआ करती थी। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अकबर के काल में भू राजस्व की दर जो थी वो 1/3 थी, लेकिन गुजरात से वह 1/2 लिया करता था, यानी वहाँ से 1/2 भू राजस्व की दर थी। शाहजहाँ के काल में भू राजस्व की दर 1/3 थी, लेकिन मुल्तान से यह 1/4 थी, वहाँ से कम लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम भूमि की माप कर, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले भूमि की माप कराना शुरू किया था। उसने भूमि की माप कर वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था, जो सबसे अधिक यानी 1/2 यानी 50% हुआ करता था। इन्हें सबसे ज़्यादा राजस्व वसूला था और इसी ने सबसे पहले भूमि की माप की शुरुआत की थी। शेर शाह सूरी ने ज़मीनों के नक्शे बनवाए थे। याद रखिएगा इस बात को, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ज़मीनों के नक्शे जो हैं वो शेर शाह सूरी ने बनवाए थे, और खसरा खतौनी की शुरुआत भी शेर शाह सूरी ने ही की थी, जिसमें ये जो खसरा खतौनी होते हैं इसमें मालिक के अधिकार, कौन इसका अधिकारी है, और ज़मीन की माप एवं उसकी किस्म दर्ज रहती थी, जो आज भी चालू है। यानी आज भी खसरा खतौनी जो था है, और उसमें मालिक का नाम रहता है, ज़मीन की पूरी माप रहती है, किस्म भी रहती है। देखिए, भू राजस्व की राशि कृषि उपज का 1/3 भाग से लेकर 1/2 भाग तक ही होती थी, किंतु जितनी निवल राशि ली जाती थी वह 1/4 से 1/3 से अधिक नहीं होती थी। माने इतनी, इससे ज़्यादा आप नहीं लेंगे, लेकिन जो भाग था उपज का वो 1/3 से लेकर के 1/2 तक हुआ करता था। बीज की राशि जो थी वो जमींदारों, सूदखोरों, मुखिया व ग्राम अधिकारी के हाथों में रहती थी। माने कि जो वसूली करते थे, जो राजा को माने देते थे इकट्ठा करके, वो लोग इसके बीज का भाग उपयोग करते थे। केंद्रीय प्रांतों बंगाल, बिहार, लाहौर का आकलित राजस्व सन 1600 में लगाए गए कुल भूमि करों का लगभग 47% यानी आधा
लगभग आधा 47% थी। इस 1600 में जो केंद्रीय प्रांत थे बंगाल, बिहार, लाहौर, इनका जो आकलित राजस्व था वो लगभग आधा था, माने कुल भूमि करों का लगभग आधा था, यानी 47% था उस समय। भू राजस्व का लगभग 25% भाग अन्य कर जैसे जिहत, सैर जिहत, फिरौत एवं अब्बाव के प्रकार के करों से एकत्रित किया जाता था। यानी 25% जो भू राजस्व का भाग हुआ करता था वह अन्य करों जिसमें जिहत, सैर जिहत, फिरौत एवं अब्बाव प्रकार के करों से इकट्ठा किया जाता था। 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था, जो एक अतिरिक्त कर था जो कुल आकलित राजस्व यानी जमा का 4% बैठता था। यानी कितना 4% बैठता था, ये अतिरिक्त कर लगाया था औरंगजेब ने। ये पुनः लगाया गया था। जजिया तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन भू राजस्व में इसको भू राजस्व को बढ़ाने के लिए औरंगजेब ने पुनः इसको जो था 1679 में माने कि 79 में औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। और जो अतिरिक्त कर था, जो कुल आकलित राजस्व था, जमा था, यानी उसका 4% बैठता था, जो कि किसी मजदूर की एक महीने की मजदूरी के बराबर था। राजस्व का आकलन तथा वसूली का काम राजस्व मंत्रालय यानी जैसे दीवाने बिजारत कहा जाता था को सौंपा गया था। जो राजस्व वसूलने का काम जो था वो राजस्व मंत्रालय के अधीन था, वह देखता था, जिसे दीवाने बिजारत कहते थे। दीवाने कुल या वजीर जो होता था, दीवाने आला भी इसको कहते थे, इसका मुख्य अधिकारी होता था। यानी कि जो राजस्व मंत्रालय था, दीवाने बिजारत, इसका मुख्य अधिकारी कौन था? दीवाने कुल या वजीर दीवाने आला, इसका नाम दीवाने आला भी कहा जाता था इसे। ये इसका मुख्य अधिकारी होता था। यह संस्था जो थी, माने दीवाने जो बिजारत थी, दीवाने बिजारत राजस्व मंत्रालय जो हुआ करता था, यह संस्था 4 विभिन्न स्तरों पर कार्य करती थी। पहला था इसमें केंद्र, दूसरा है प्रांत और सरकार और परगना। ये चार स्तर थे। इसमें देखिए केंद्र में था वजीर, प्रांतों में सूबेदार, सिपहसालार, ये प्रांत कई भागों में बटा होता था। सरकार में फौजदार था और आमिल, परगना में सिकदार, आमिल या अमलगुजार, ग्राम में खुद मुकद्दम, चौधरी, पटवारी, ये अधिकारी हुआ करते थे। तो केंद्र में था जो वजीर था, प्रांत में सूबेदार इसका अधिकारी हुआ करता था प्रांत का, सरकार में फौजदार जो था मुख्य अधिकारी था, परगना का जो अधिकारी था वो था सिकदार कहलाता था, और ग्राम में होते थे खुद मुकद्दम, चौधरी, पटवारी। तो इसमें जो मुख्य था वो मुकद्दम हुआ करता था। देखिए इसमें बाकी जो एक चकला भी था, इन जो सरकार और परगना के बीच में एक इकाई थी चकला, इसको शाहजहाँ ने शुरू किया था। तो चकला भी एक इकाई थी, इसमें कई परगने आते थे। तो ये सरकार और परगना के बीच में था। कारकुन क्या होते थे? देखिए कारकुन यह वसूली की पूरी कार्रवाई संभालता था। का वसूली की कार्रवाई से मतलब है जैसे कि लेखा तैयार करना, बही खाता तैयार करना, जमींदारों का विवरण, वसूली की पद्धतियाँ आदि आदि, इस प्रकार की ये कार्रवाई संभालता था, पूरा विवरण रखता था। वही कानून को देखिए क्या था, भूमि की सारी जानकारी ये रखता था, माने किस प्रकार की भूमि है, जमींदारों का विवरण, भूमि की सारी जानकारी, माने भू स्वामित्वों का विवरण, दरों का और आकलन की पद्धतियों की पूरी जानकारी ये रखता था। जो दर क्या चल रही है, इस पे क्या आकलन की पद्धतियाँ हैं, वसूली लेखे और कागजात भी यही संभालता था। वसूली जो लेखे होते थे और कागजात, इन सब को भी यही संभालता था। उनकी प्रतियां भी रखता था। बिक्री और उपहार आदि में जो ज़मीनें दी जाती थी उनका पूरा रिकॉर्ड ये रखता था कानून को। अगला देखिए मुकद्दम है। तो मुकद्दम ये गांव का एकमात्र अधिकारी था। इसका पद जो था सरकारी नहीं था, लेकिन ये वंशानुगत हुआ करते थे, ये हटाए भी जा सकते थे। तो इसका काम क्या था? गांव से माल गुजारी वसूल करना, माने कि ये गांव से माल गुजारी वसूल करने वाला मुख्य अधिकारी होता था। इसे इसके काम के बदले में
नगद या राजस्व मुक्त भूमि के रूप में 2.5% माने जो उसका राजस्व होता था उसका या राजस्व मुक्त भूमि होती थी वो 2.5% होती थी। 2.5% जो है इसको पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता था। पटवारी क्या होता था? देखिए पटवारी ये जो रियाया होते थे माने जो रैयत किसान होते थे, कृषक होते थे, उनका प्रतिनिधि होता था। ये गांव के आय व्यय का लेखा रखने वाला और किसानों का प्रतिनिधि। अर्ध सरकारी होता था इसका पद। यह गांव का आय व्यय लेखा रखता था, खेतों की नपाई में अमीन की और रैयत की मदद करता था। इसका पारिश्रमिक जो था राजस्व का 1% भाग हुआ करता था। 1% भाग जो था इसका पारिश्रमिक हुआ करता था। तो ये हुई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा। अगले वीडियो में हम अगली चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।